नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। हमारी लैब असिस्टेंट की जो बायोलॉजी के अंदर जो आपकी ग्रंथियों वाला पोर्शन चल रहा था, उसमें हमने लगभग ग्रंथियाँ कंप्लीट कर ली। एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सर कौन कौन सी ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के बारे में, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। यहाँ पे इसके जितने भी हार्मोन थे, उनके जितने भी कार्य थे, वो हमने कंप्लीट कर ली। फिर सेकेंड नंबर हमने यहाँ पे पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पीनियल ग्रंथि के बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा था थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? थायराइड के बाद में यहाँ पे जो थाइमस ग्रंथि होती है, इसके बारे में पढ़ लिया, जिसे हम यहाँ पे प्रतिरक्षा की ग्रंथि भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक गड़ी कहा जाता है। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर 6 नंबर पे बात करते हैं, और 6 नंबर पे हमने कल की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, जिसे हम यहाँ पे एड्रिनलिन ग्रंथि कहा जाता है। ये हमने 6 ग्रंथियां पढ़ ली। अब पीछे कौन कौन सी बाकी है सर यहाँ पे? तो एक तो जो 7 नंबर ग्रंथि पढ़ेंगे हम यहाँ पे, वो पढ़ेंगे यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे यहाँ पे? पैराथायराइड ग्रंथि। इस पैराथायराइड ग्रंथि के अलावा एक यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगी यहाँ पे वृषण, जिसे हम यहाँ पे टेस्टिस कहते हैं, और एक 9 नंबर हो जाएगी यहाँ पे ओवरी, जिसे हम यहाँ पे अंडाशय कहते हैं। टोटल ये आपके 3 ग्रंथियां और पढ़नी है, और एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथियां भी है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें, और नए स्टूडेंट जो भी है वो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके इस पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर जो ग्रंथि होगी सर, वो हो जाएगी यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि। चलो इस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। पहली बात तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं भाई, गूगल मैप में इसकी लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे होगी ये? तो आपके जो एच आकार की जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है आपकी ट्रेकिया के पास में। ट्रेकिया का मतलब आपकी श्वास नली के पास में जो आपके एच आकार की इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, इसके ऊपर ही 2 जोड़ी जो ग्रंथियां पाई जाती है। 2 जोड़ी का मतलब टोटल आपकी जो 4 ग्रंथियां होती है, ये जो मैंने चारों ग्रंथियां दर्शाई है, ये कौन सी हो जाएगी सर यहाँ पे? ये आपकी पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगी। पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसके द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसके द्वारा जो स्त्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है, उस हार्मोन का नाम है, ध्यान में रखना, पैराथार्मोन, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट में कह सकते हैं PTH, पैराथार्मोन कहा जाता है। पैराथार्मोन कहा जाता है। ये हो गया इसके यहाँ पे हार्मोन का नाम। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो एक बार आप याद करो पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के अंदर इस थायराइड ग्रंथि को याद करो। थायराइड ग्रंथि के अंदर एक हमने हार्मोन पढ़ा था, कैल्सिटोनिन हार्मोन। वहां पे मैंने बताया था कैल्सिटोनिन के अंदर कि जो सर ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये पैराथायराइड ग्रंथि के विपरीत कार्य करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कैल्सिटोनिन के जो विपरीत हार्मोन कार्य करता है वो आपकी PTH हार्मोन है, जिसे हम यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि हार्मोन कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बात करते हैं विपरीत कार्य का मतलब क्या हो गया। विपरीत कार्य का मतलब ये हो गया कि ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है यहाँ पे? ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। पहली बात तो ये इसकी ध्यान में रखना भाई, कार्य क्या होगा। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा कि जो कैल्शियम होगा, उस कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक होगा। क्लियर है ना इतनी बात यहाँ तक? तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं इस PTH हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा हमारे शरीर के अंदर, और अगर इस PTH हार्मोन की वृद्धि हो गई हमारे शरीर के अंदर तो क्या होगा? दोनों ही घातक है, इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते कमी हो गई तो क्या होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर हमारे शरीर के अंदर PTH हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा। तो PTH हार्मोन की कमी होगी तो जितना भी आपके कैल्शियम है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाएगा। किसके साथ उत्सर्जित हो जाएगा सर? ये आपके मूत्र के साथ कैल्शियम का उत्सर्जन हो जाएगा। जैसे मूत्र के साथ कैल्शियम का उत्सर्जन होगा तो हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी? यहाँ पे कमी हो जाएगी। कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी। और किसी भी चीज की कमी होती है तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं सर? उसे कहा जाता है यहाँ पे हाइपोकैल्शियमी। क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पे हाइपोकैल्शियमी कहा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना, हाइपोकैल्शियमी क्या होता है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी क्या कहलाता है? यहाँ पे हाइपोकैल्शियमी रोग कहलाता है।
अब देखो इस रोग के अंतर्गत क्या होता है, सारी डिटेल्स हम बात करते हैं इसके अंतर्गत यहाँ पे। तो हाइपोकैल्शियमी के अंतर्गत क्या होता है भाई, शरीर के अंदर ऐंठन आने लग जाती है, क्योंकि कैल्शियम की क्या हो गई यहाँ पे आपकी कमी हो गई है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे हाइपोकैल्शियमी टिटेनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइपोकैल्शियमी टिटेनी। ये तो बात हुई यहाँ पे इसकी कमी के कारण, किसके कारण, कमी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस पीटीएच हार्मोन की यहाँ पे शरीर में वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि होने के कारण कौन सा रोग होगा और इसके कंडीशन में क्या होगा। तो वृद्धि होगी तो इसका मतलब है हमारा जो ब्लड है सर, इस ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। मतलब हड्डियों से जितना भी कैल्शियम होगा वो सारा ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ब्लड के अंदर आएगा तो ब्लड के अंदर इसकी क्या हो गई यहाँ पे सर, वृद्धि हो गई कैल्शियम की, और बढ़ गई मतलब तेज हो गया कैल्शियम, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे हाइपर कैल्शियमी। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हाइपर कैल्शियमी कहा जाता है। देखो कैल्शियम की वृद्धि ब्लड के अंदर तो हाइपर कैल्शियमी, और कमी को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्शियमी कहा जाता है। नेक्स्ट बात यहाँ पे सर, ऐसी कंडीशन के अंदर हड्डियों से मानना ब्लड आपके हड्डियों से कैल्शियम ब्लड के अंदर जा रहा है, हड्डियों से कैल्शियम ब्लड के अंदर जा रहे हैं, तो हड्डियाँ क्या हो जाएगी सर, ऐसी कंडीशन के अंदर कमजोर हो जाएगी, एकदम भंगूर हो जाएगी, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पावर लगाया नहीं और वो टूट गई नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस रोग को कहा जाता है यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। कौन सा होता है यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। तो इस ऑस्टियोपोरोसिस रोग के बारे में भी ध्यान रखना कि सर ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग पूछा जाता है। तो आपके हड्डियों से जो कैल्शियम था वो ब्लड के अंदर आया, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का यहाँ पे लेवल बढ़ गया, आया कहाँ से कैल्शियम, हड्डियों से, तो हड्डियों में कमी हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से आपके हार्मोन हो गए, और दो आपकी इसकी कमी से होने वाले रोग हो गए, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपके जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट होती है। सारा एक बार क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट्स कर दो सारे स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। फटाफट कमेंट्स कर दो सारी। देखो डिटेल्स मैंने आपको बता दी है भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो भी डिटेल्स बताइए एकदम फैक्ट से बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वृषण के द्वारा, सेकंड नंबर हमारी कौन सी ग्रंथि हो जाएगी यहाँ पे, वृषण, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। पहले ये बात ये आपकी नर के अंदर पाई जाती है, वृषण कोष में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि सर ये जो वृषण होते हैं वृषण कोष में क्यों स्थित होते हैं, तो इसका मेन रीजन है कि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री होना जरूरी है, इसीलिए आपके वृषण कोष में पाए जाते हैं। और वृषण कोष का तापमान शरीर के अन्य भागों के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या रहता है, कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे वृषण कोष में उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, उदर गुहा के बाहर। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि वृषण है तो ये कौन सा हार्मोन का स्त्राव करेगा, तो ये आपके नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करेगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जा सकता है, जिसे हम यहाँ पे नर हार्मोन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हार्मोन क्या कार्य करता है सर, ये आपके पुरुषों के अंदर यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए विकास के लिए सहायक होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि आपकी आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, वो सारा किसके कारण होगा, यहाँ पे इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। चले नेक्स्ट यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने जो हार्मोन आएगा वो आता है आपकी ग्रंथि आती है यहाँ पे अंडाशय ग्रंथि। ये लो सर यहाँ पे अंडाशय ग्रंथि बता दी मैंने। चलो बात करते हैं, इतना तो पता होगा ये भी आपके फीमेल के अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर कहाँ से होगी, इसकी स्थिति यहाँ पे उदर गुहा में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं हार्मोन कौन कौन से स्रावित किया जाता है। जितने भी हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है ज़्यादातर आपके अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में। तो देखो एक नॉर्मल हार्मोन की बात करें हम, इसके अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। और एक हो जाएगा यहाँ पे ध्यान में रखना, इसमें हार्मोन हो जाएगा आपके रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा, रिलैक्सिन। ये इतने सारे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में सहायक होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है सर ये आपके कार्पस ल्यूटियम के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है यहाँ पे, ये आपकी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा बनता है, ध्यान रखना। अब कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, तो अब जब हम अंडाशय की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब वहाँ पे एकदम डिटेल से कार्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ेंगे
कि आपके कुछ अंडाशय के अंदर फॉलिकल सेल बनती है, जैसे हम पुटक कोशिकाएं कहते हैं। उन पुटक कोशिकाओं के विकास की अवस्था के दौरान बीच में एक कार्पस ल्यूटियम बनता है, मतलब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के बाद में पीछे बचे जो सेल संरचना होती है वो आपकी कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने तीनों ग्रंथियां आपको बता दी है यहाँ पे। तीनों ग्रंथियां विशेष रूप से ध्यान में रखना। इन ग्रंथियों को एक बार आप वापस इनके वीडियो जितने भी है वो सारे आप यहाँ पे रिपीट कर लेना, उनको वापस आप रिवाइज कर लेना। मिलते हैं वापस एक नए टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है आपको वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं।